हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू पहल। आज इस वीडियो में हम अगस्त माह के 19 से 25 वाले वीक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले वाले वीक्स के एमसीक्यूज की वीडियोज ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वह आप देख सकते हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द अस्त्र इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी एचएएल एंड ऑप्शन डी बीएचईएल यानी कि वेल। वीडियो को पॉज करें और इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डीआरडीओ, यानी कि अस्त्र स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका ये फोटो देख सकते हो, ये पर्टिकुलर जो मिसाइल है वो अस्त्र मिसाइल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग ग्वाम आइलैंड। इसमें पूछा गया है कि ग्वाम आइलैंड इज रिसेंटली इन द न्यूज। ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है वो किस ओशियन में लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन एंड ऑप्शन डी इंडियन ओशियन। इसका सही आंसर कोशिश करें इसका सही आंसर करने की। इसका सही आंसर है पैसिफिक ओशियन। जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हो, फिलिपाइन सी के पास में ये पैसिफिक ओशियन में ग्वाम, ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है ग्वाम, ये लोकेटेड है। ये आइलैंड न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे यूएसए का मिलिट्री बेस है और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान इत्यादि कंट्रियों पे यूएस है वो नज़र रख सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिसेंटली ए रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिपोर्ट? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, ऑप्शन बी जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी रिपोर्ट, जस्टिस सी जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, जस्टिस ऑप्शन डी जस्टिस सच्चा कमेटी रिपोर्ट्स। वेट इसका पॉज करें वीडियो को और इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट। 19 अगस्त 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई थी, जो कि मलयालम फिल्म उद्योग में महिला पेशेवरों को होने वाले व्यापक और व्यवस्थित यौन उत्पीड़न की कड़ी निंदा करती है। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो, ये जो लेडी है ये है जस्टिस हेमा, और ये जो पर्टिकुलर ये है, ये जो बंदा है ये केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हाई कोर्ट ने बेसिकली हाई कोर्ट की देखरेख में ये पर्टिकुलर कमेटी है, उसकी रिपोर्ट है अभी सबमिट हुई है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज रिगार्डिंग गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित है। हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर होगा। बेसिकली इससे पहले जो चीते हैं वो अफ्रीका से लाए गए थे, और ये कूनो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है एमपी में, उसमें इनको री-इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हो, ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये गांधी सागर, इसका नाम जो गांधी सागर जो डैम है चंबल रिवर पर, उसके कारण इस पर नाम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिगार्डिंग द नेम ऑफ द 7th एंड लास्ट स्टील्ड फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड। यानी कि इसमें पूछा गया है कि 70A प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आखिरी स्टील्ड फ्रिगेट है उसका नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी, यानी कि प्रोजेक्ट 70A का 7वां और आखिरी स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी मुंबई में मडगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में के द्वारा लॉन्च किया गया था, और प्रोजेक्ट 70A के तहत कुल 7 जहाजों का निर्माण किया गया है, और ये लास्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज रिगार्डिंग बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व।
ये पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर जो ग्रासलैंड रिजर्व है ये कंट्री के किस पार्ट में लोकेटेड है। तो इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप इसको कोशिश करो इसका सही आंसर करने की। इसका सही आंसर है कच्छ गुजरात, यानी कि जो बन्नी ग्रासलैंड है वो कच्छ गुजरात में लोकेटेड है। ये बन्नी घास का मैदान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और ये एक नमक सैसोन पारिस्थितिकी तंत्र है। और ऐसा भी रिपोर्ट्स में कई जगह मेंशन है कि ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रासलैंड एरिया है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, यानी कि दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल किया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, लेक सुपीरियर पूछा गया है ये पर्टिकुलर लेक किस कंट्री में लोकेटेड है। इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है USA। जैसा कि सतह क्षेत्र के हिसाब से सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस पिक में आप देख सकते हो ये लेक सुपीरियर है, ये बेसिकली USA की जो ग्रेट 5 लेक्स हैं उनमें से एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इस रिगार्डिंग भीमा रिवर, इसमें पूछा गया है कि ये भीमा रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन है आपके सामने कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। इसका सही आंसर है कृष्णा। भीमा रिवर जिसको भी चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये कृष्णा रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के भीमा शंकर मंदिर के पास निकलती है। जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर रिवर जो है वो कृष्णा रिवर है, जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकल रही है और यहाँ पे भीमा रिवर है ये यहाँ पे आकर के इसको मेट कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज रिगार्डिंग सद्भावना दिवस। इसमें पूछा गया है कि ये जो पर्टिकुलर दिवस है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त को पड़ने वाली राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं और आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसका आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। जैसा कि आप देख सकते हैं जेवलिन थ्रोअर जो भी था, जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है। बाकी के जैसे कि मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और स्वप्निल कोसाले इसने 1 ब्रॉन्ज और इंडियन हॉकी टीम ने 1 ब्रॉन्ज और अमन सहरावत ने 1 ब्रॉन्ज जीता है। इस प्रकार से टोटल 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड टू फंड अमेजॉन रीफॉरेस्टेशन। इसके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNEP एंड यूनेस्को। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने अमेजन पुनर्वनीकरण यानी कि रीफॉरेस्टेशन का समर्थन करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन है और इसकी अवधि 9 साल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इज रिगार्डिंग आर्टिकल 361। इसमें पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 है वो किससे डील करता है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब ये इसमें देख लेते हैं कि बेसिकली किस इम्यूनिटी की यहाँ पे बात की गई है। तो अनुच्छेद 361 में बताया गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। साथ ही इसमें आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 361 सब क्लॉज 2 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 361 का जो सब क्लॉज 3 है वो कोई गिरफ्तारी नहीं, यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई गिरफ्तारी या कार्रवाई की प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती। उसके बाद सिविल कार्रवाई से सुरक्षा के संदर्भ में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 361 के सब क्लॉज 4 में बताए गए हैं कि किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यक्तिगत कार्य के लिए लिखित सूचना देने के 2 महीने बाद तक कोई नागरिक मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं हम अपना 14वां क्वेश्चन इज रिगार्डिंग काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशंस। इसमें पूछा गया है कि पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है।
तो इसका आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है गुजरात में। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारत का दूसरा 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर 21 अगस्त 2024 को पूर्ण क्षमता पर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी, वो न्यूज़ में ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर पावर था वो न्यूज़ में था। इसके अलावा भी इंडिया के जो भी न्यूक्लियर पावर हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में है, इसके अलावा कलपक्कम ये तमिलनाडु में है, उसके अलावा रावतबाटा कोटा राजस्थान में है। तो इसलिए ये सारे जितने भी न्यूक्लियर पावर हैं, पावर प्लांट्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 15वां, व्हाट इज द थीम ऑफ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? इसका सही आंसर है टचिंग लाइट्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। यानी कि भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग का प्रतीक है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि इंडिया मून के जो साउथ पोल है उस पर लैंड करने वाली फर्स्ट कंट्री बनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन 16 है या लास्ट क्वेश्चन है वो है डम्बुर डैम रिसेंटली सीन इज न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि पूरी बांग्लादेश में बाढ़ गोमती नदी पर त्रिपुरा में डम्बुर बांध के खुलने के कारण नहीं आई है। बेसिकली ये कंट्रोवर्सी हुई थी अभी हाल ही में, त्रिपुरा में और बांग्लादेश दोनों में ही बाढ़ आ रखी है, और बांग्लादेश ने ये एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर कि त्रिपुरा में जो डम्बुर डैम है गोमती रिवर पर, उससे पानी रिलीज किया गया है बांग्लादेश में, जिसके चलते ये पर्टिकुलर जो बाढ़ है बांग्लादेश में वो आई है। बता दूं आपको कि जो ये जो डम्बुर डैम है ये गोमती रिवर पर, जैसा कि आप देख भी सकते हो, गोमती रिवर पर ये बना हुआ है, और ये गोमती रिवर है, ये मेघना रिवर जो सिस्टम है बांग्लादेश का उसमें जाकर के मिल जाती है। That's all in this video. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.